3200 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के इस विवाद की वजह से फंसे रह गए। इन जहाजों में करीब 50,000 कर्मचारी कोई सुरक्षा की गारंटी ले नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी पैदा हो गई है। इस युद्ध की वजह से हमें फर्टिलाइजर की समस्या होने वाली। तो अगर होर्मुज की खाड़ी में ये स्थिति बनी रहती तो हमारे लिए जो संकट आएगा उसका हल नहीं। ताइवान तो बिल्कुल हिल गया है। दुनिया में जितनी चिप बनती है ताइवान उसका अकेले 18% वही बनाता है। तो बिना हेलियम के बन नहीं सकती। ये इनका कतर से आता है। ईरान के बाद नेक्स्ट वॉर ताइवान में हो सकता है। पूरी दुनिया एकदम से बैठ जाएगी। ये खतरा हमारे आपके सबके सर पे आ गया। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। हम लोग इधर लगातार युद्ध पर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं। ये उनमें से एक कड़ी है। आज 21वां दिन है युद्ध का, जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, जिसमें अमेरिका शामिल है और बहुत सारे ईरान के जो पड़ोसी देश हैं वो ये बीच बीच में चेतावनियां दे रहे हैं कि वो इस युद्ध में शामिल हो सकते। क्योंकि ईरान अपने बचाव में जो हमले कर रहा है उसमें वो हमले अपने पड़ोसी देशों के ऐसे प्रतिष्ठानों पर कर रहा है जो या तो तेल से संबंधित यानी क्रूड ऑयल जो है उससे संबंधित विभिन्न किस्म के उत्पादनों में लगे हुए हैं, या जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। इस वजह से काफी 13-14 देशों में फैलने वाला युद्ध जैसा हो जा रहा है। दूसरे कुछ अजरबैजान जैसे देश हैं जो सीधे तो सामने नहीं है, लेकिन उनके हवाई अड्डों का इस्तेमाल इस समय अमेरिका और इजराइल के करने के आरोप हैं। इसलिए उन पर भी हमले की कोशिश हुई है। ईरान की ओर से हमले की कोशिश तुर्की के ऊपर भी हुई है, जो नाटो का एक देश है। उस पे हमला अगर कोई सफल होता है तो फिर क्या नाटो के सारे देश इस युद्ध में कूदेंगे? ये एक सवाल पैदा होता है। इसके बाद यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अभी कुछ दिन पहले अपील की थी यूरोप के देशों से और अपने सहयोगी देशों से जो एशिया में है, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि, इवन चीन से भी उन्होंने अपील की थी कि वो अपनी अपनी नेवी का सपोर्ट दें। होर्मुज स्ट्रेट, वहां जो करीब करीब 4000 के आसपास जहाज फंसे हुए हैं, उन जहाजों को वहां से निकाला जा सके और उस इलाके में जो तेल वहां से आने जाने का क्रम है सारी दुनिया को, जो 20% के आसपास बताया जाता है तेल और गैस, यानी दुनिया का हर 5वां तेल गैस का जहाज वहां से निकलता है, उसको नॉर्मल किया जा सके। उसके नॉर्मल न होने से दुनिया में ऑयल प्राइसेस $100 पार किए हुए काफी वक्त हो गया है। भारत जैसे देश की बास्केट जो बन रही है इस समय प्रति बैरल जो है वो $142 से भी ज्यादा जा रही है। आप जानते ही इसके पहले $60 से $70 के बीच एक लंबे समय से इस तेल को प्राप्त कर रहे थे, बल्कि एक समय तो रूस से हम इससे भी कम दाम में प्राप्त कर रहे थे और उससे भी पहले तो हम ईरान से भी 19 तक उससे भी कम दाम में प्राप्त। तो ये एक कठिन परिस्थिति है जिसमें सारी दुनिया के साथ भारत भी फंसा हुआ है। तो हम लोग उसके सारे पॉइंट्स नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स लेंगे आज। इस बीच कुछ सूचनाएं। एक तो सूचना आपको मैंने बताई कि यूरोप के बहुत सारे देश जो इसके पहले ट्रंप साहब के कहने से इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे, अपनी अपनी नेवी देने के बारे में जिनमें हिचकिचाहट थी, कई ने मना कर दिया था, अब लगभग वो सारे पश्चिम के बड़े देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, कोरिया, ये सब अब अपनी अपनी नेवी जो है होर्मुज जलडमरू मध्य को, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका के साथ शामिल होने को तैयार हो गए। ये एक बड़ा डेवलप। लेकिन युद्ध क्षेत्र का एक और बड़ा डेवलपमेंट, F-35 नाम का एक जहाज, जो इस समय कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेहतर लड़ाकू जहाज है, सबसे उन्नत लड़ाकू जहाज है, जिसको 30 साल लगा के अमेरिका की विमान बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी लॉकहीड तैयार किया था। और ये स्टील्थ विमान था, यानी इसको रडार वगैरह से नहीं देखा जा सकता, ऐसे इसके बारे में घोषणाएं थी। उनमें से एक विमान को कल ईरान में उस पर हमला करने में ईरान ने सफलता पाई। उस हमले से कितना नुकसान हुआ ये डिटेल नहीं आए हैं, लेकिन ये CNN ने, जो अमेरिका का सबसे प्रमुख टीवी चैनल है, उसने कंफर्म की ये घटना और बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की कि वो विमान पड़ोस के एक हवाई अड्डे पर किसी तरह से उतारा गया है और उसका पायलट जो है वो कठिनाई में है स्वास्थ्य संबंधी, यानी उसको चोट लगी। अब किसको कितना हुआ ये डिटेल्स अभी बहुत नहीं आए हैं, तरह तरह की इसमें शंकाएं। ये युद्ध इतिहास के लिहाज से एक बहुत बड़ी घटना, क्योंकि F-35 बहुत महंगा जहाज है, इसका रखरखाव बहुत महंगा है। जिन देशों ने इसे खरीदा है उन देशों को कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ कहावत थी, हाथी पाल। हाथी आप खरीद के बुला सकते हैं, लेकिन उसको फिर खिलाने पिलाने में आपका दम निकल जाता है। F-35 भी ऐसा ही एक जहाज, तो इसका रखरखाव बहुत महंगा है। भारत को इसको बेचने की अमेरिका ने एक कोशिश की थी, लेकिन भारत की सरकार अभी तक तैयार इस पर नहीं हुई, जबकि भारत की सरकार ज्यादातर अमेरिकन प्रस्तावों पर उदार रही है और उसने बहुत सारी अपनी ओर से पहल की है
अमेरिका से रिश्ते बनाने के लिए। लेकिन ये इतना बड़ा हाथी है कि इसको लेने में भारत भी रुचि दिखाने में थोड़ा सा 2 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली स्थिति में है। एक्चुअली तो 4 कदम पीछे। भारत में ज्यादातर लोग इसके पक्ष में नहीं है। और अब ये जब से खबर आई है तब से सारी दुनिया में जो वायुयान निर्माता है, लड़ाकू जहाज बनाने वाले जो लोग हैं, खासकर रूस और चीन और पश्चिम के वो सारे देश, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, उन सब में एक भारी कौतूहल है और सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इसके बारे में बहुत सारा तकनीकी ज्ञान, गलत और सही, सोशल मीडिया पर पसर चुका है, लेकिन विशेषज्ञ ज्ञान और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अभी तक इस मामले में सामने नहीं आई। तो अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि इस युद्ध से क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। जिन 3 क्षेत्रों पे मैं आज केंद्रित रहना चाहता हूं। पहला क्षेत्र चूंकि भारत से सीधे संबंधित है, वो है हमारा फर्टिलाइजर का ही। देखिए, यहाँ सिर्फ कच्चा तेल नहीं आता, यहाँ सिर्फ एलएनजी नहीं आती। आपका जो प्लास्टिक का सारा ताना बाना है, प्लास्टिक के जितने भी आप उत्पादन बनाते हैं, वो बहुत सारे केमिकल्स के संयोग से बनते, और ये इनमें से ज्यादातर हम लोगों को गल्फ से, करीब करीब आधा, यानी जितना हम सारी दुनिया में इस बारे में चीजें खरीदते हैं, आधा हम गल्फ, भारत, चाइना भी इसका बहुत बड़ा बायर, जापान भी बहुत बड़ा बायर। प्लास्टिक की सबको जरूरत होती सारी, मतलब आधा यहीं से मिलता। तो ये सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे यहाँ और सब जगह इसकी न होने से कठिनाई हो रही है। लेकिन इससे ज्यादा जो हमारे देश को सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा करीब 55 से लेके 65% तक आबादी को कहा जाता है कि वो ग्रामीण भारत पर निर्भर है, खेतीबाड़ी पर निर्भर है, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर निर्भर। खेतीबाड़ी का हमारा सालाना रिकॉर्ड अच्छा है, बुरे से बुरे वक्त में भी 2.5-3% और कभी कभी 4% तक हमने इसमें सालाना हमारी ग्रोथ। बहुत कठिनाइयों के बावजूद, किसानों के बहुत सारी समस्याओं और शिकायतों के बावजूद ये स्थिति बनी हुई है। तो ये स्थिति बनी रहने में जो सबसे बड़ा रोल है वो फर्टिलाइजर का। आज की खेती बिना फर्टिलाइजर के असंभव है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जिस तरह से हम करते हैं, 150 करोड़ की हमारी आबादी है, इतने सारे लोगों को खाने पीने की चीजें पैदा करनी है और बहुत सारी चीजों पर हम आत्मनिर्भर हैं। दलहन तिलहन में कुछ चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्य अन्य चावल और गेहूं वगैरह हम अपने जरूरत क्या हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इतना हमारी पैदावार हो चुकी। तो अगर इसमें हमें फर्टिलाइजर की समस्या हुई, युद्ध की वजह से होने वाली है, क्योंकि करीब 47% इससे रिलेटेड चीजें हम इस एरिया से खरीद। अब उसमें सिर्फ नैप्था ही नहीं शामिल है या यूरिया ही नहीं शामिल है, यूरिया की जो दूसरी खाद बनती है उन सब में पोटाश भी लगता है, गंधक भी लगता है, कई चीजें लगती हैं, ये सब इसी क्षेत्र से आती। और अगर ये होर्मुज की खाड़ी में ये स्थिति बनी रहती है जो अभी है, तो हमारे लिए जो संकट आएगा उसका हल नहीं, क्योंकि हमने इसका विकल्प लेने के लिए चीन से सहयोग मांगा था, लेकिन चीन ने खुद ही अपने एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर के रोक दिए। हमारे मांगने के तीसरे दिन चीन की ओर से उनकी पॉलिसी आ गई कि वो अपने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं करें और या उससे रिलेटेड केमिकल एक्सपोर्ट नहीं करें। तो जो दूसरा बड़ा निर्माता हमारे बिल्कुल बगल में था वो चीन था। यहाँ से हमें मिलेंगे नहीं और चीन भी देगा नहीं, तो ये एकाएक इतनी चीजें पैदा नहीं हो दुनिया में होती हैं। तो हमारे सामने एक बड़ा संकट आ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ना तो एक संकट है ही है, गैस की अनुपलब्धता एक संकट है ही है, फर्टिलाइजर की समस्या हमारे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में कम से कम भारत को प्रभावित करेगी, वैसे तो सारी दुनिया को प्रभावित करने जा रही है। तो इस युद्ध के जो अलग अलग तरह के रंग आ रहे हैं, ये उनमें से एक रंग। अब मैं 2 बड़ी विशेष चीजें थी उन पर आता हूं, और उनमें पहली है हेलियम वाली चीज, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हेलियम जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट, और दुनिया का 33% जो है वो इसी क्षेत्र से मिलता है। मतलब अभी हम इसको अप्राकृतिक तौर पर बना नहीं पाई है दुनिया, जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है उसी का उपयोग करते। अब इसका जो उपयोग है वो मैं कुछ आपको बताता हूँ। कतर में इसका प्लांट है, जो ग्लोबल की दुनिया की सप्लाई है उसका 33% यहीं से आता। अब आप इसको सुन लीजिए, साउथ कोरिया दुनिया के जो सबसे चिप बनाने वाले जो काम है, आज जो टेक्नोलॉजिकल दुनिया है जिसकी सबसे बड़ी रीढ़ है चिप, तो जो चिप वाला धंधा है इसमें जो बहुत आगे का काम है वो करने वाले देश, उनके लिए ये अवयव कितना जरूरी है ये मैं आपको बताना शुरू। साउथ कोरिया 64.7% कतर से हेलियम इंपोर्ट करता है। इसको सैमसंग और एसके हाइनिक्स फैब्स जो है ये प्रयोग करते हैं, और ये विशेष किस्म की चिप इससे बनाते हैं। अब ये चूंकि आप सोचिए कि 2/3 से ज्यादा हेलियम ये कतर से लेता है, और ये सोर्स, इस पे हमला हुआ है, जो ईरान ने जवाबी हमला किया है वो इसी क्षेत्र में किया है, और ये प्रोडक्शन रुक गया है। आप सोचिए कि साउथ कोरिया पर क्या बीतेगी, और इससे जो चेन जुड़ती है, साउथ कोरिया सिर्फ अपने लिए थोड़ी बनाता, इससे मेरा ख्याल है बहुत सारे टेलीफोन बनाने वाली और अन्य कंपनियों को सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। अब आइए ताइवान जो TSMC नाम की दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी चिप कंपनी का केंद्र है,
वो दुनिया की कुल चिप्स का 18% बनाता है। दुनिया में जितनी चिप बनती है, ताइवान का TSMC उसका अकेले 18% वही बनाता है। और इसमें जो है इनका मैक्सिमम जो हेलियम आता है, ये सब इनको बिना हेलियम के बन नहीं, ये इनका इसी कतर से आता। तो ताइवान तो बिल्कुल हिल गया है और लोग कह रहे हैं कि इसके बाद, ईरान के बाद नेक्स्ट वॉर हो या कुछ हो, ताइवान में हो सकता, क्योंकि इस परिस्थिति का चीन फायदा उठा के जो उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग एक ताइवान को अपने में मिलाने की ख्वाहिश है, उसमें कुछ हलचल हो सकती। अब आइए जापान, ये भी FAB और MRI मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हमारे यहाँ जो आपका चुनाव आयोग है, जिन चिप्स का इस्तेमाल करता है, वो जापान से आता है। और ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इसी पर पूरी तरह निर्भर है। इनका कतर से 60% के आसपास इसमें हेलियम, और इनके लिए अभी इनके सारे प्रोडक्शन रुक गए हैं और कतर ने इनको 60 दिन का वो मांगा है कि कम से कम हमको 60 दिन दीजिए, ये सप्लाई लाइन अगर ठीक होती है तो हम आपको सप्लाई कर। सिंगापुर, ये रीजनल सेमीकंडक्टर हब है, ये करीब 80% कतर पे डिपेंडेंट। भारत, हम भी थोड़ा बहुत इस काम में जुटे हैं और हमारे हॉस्पिटल में जो MRI मशीन्स वगैरह हैं, जो हम अब भारत में बनाने लगे हैं, इसमें इसका उपयोग होता है और हम भी कतर से ही हेलियम ले रहे हैं। जर्मनी, ये लिंडे HQ नाम से इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो चिप्स होती हैं, वो इसके जरिए बनाती हैं और इसकी प्राइस अब उनके लिए बाकी विकल्पों में 100% बढ़ गई है। यानी जो चीज वो कतर से 100 रुपए में खरीद रहे थे, इस समय बाजार में वो 200 रुपए की हो गई। तो आप समझ सकते हैं इससे जो रिलेटेड चीजें महंगी होना शुरू होंगी, उनकी हम अब अभी कल्पना कर सकते। और अमेरिका हालांकि उसके पास अपना भी भंडार है, लेकिन वो भी यहाँ से थोड़ा सा इंपोर्ट करता है। डेल, लेनोवो आदि में यही चिप लगती है जो यहाँ के आए हुए उससे बनती है। तो एक ये टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी दुनिया आज के जमाने की जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र में इस युद्ध का बहुत भीषण प्रभाव हुआ। इस चिप का यूनाइटेड किंगडम में जो उनके NHS हॉस्पिटल्स हैं, यानी वहां जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, NHS कहलाती हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उनका सारा क्लोज कमांड, मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड, ये सब इन चिप्स के जरिए होता है, जो कुवैत से गई हुई, कतर से गई हुई हेलियम से बनती है। और ये इफेक्ट हो गई है। फ्रांस में एयर लिक्विड हेडक्वार्टर इसका इस्तेमाल करता है और चाइना भी इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, जो फैब्स और MRI चिप्स में इसका इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक्सपोर्टर है और इसकी वजह से दुनिया की 33% सप्लाई इफेक्ट होने वाली। देखिए, अभी तक हम लोग क्रूड ऑयल 20% की ही बात कर रहे थे, इन सेक्टर्स का ज्यादा चर्चा नहीं है, लोग जानते नहीं है, लेकिन ये इतना बड़े क्षेत्र है कि पूरी दुनिया एकदम से बैठ जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया, जैसे हम आप जो काम कर रहे हैं, ये भी किसी चिप पर आधारित। आज की दुनिया में जैसे हम सांस लेते हैं, किसी न किसी रूप में चिप का हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में, हाथ में फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई सर्विस ले रहे हो, हम बैंक में जा रहे हो, अस्पताल में जा रहे हो, जहाज पे चढ़ रहे हो, पानी के जहाज पे जा रहे हो, सब में इन सब चीजों का इस्तेमाल है। और इन सब चीजों पर इसका भयानक प्रभाव पड़ेगा। पहली तो अनुपलब्धता, क्योंकि मैंने कहा कि ये नेचुरल, इसके सोर्सेज नेचुरल हैं, इसे अभी हमने आर्टिफिशियल निर्माण करने की क्षमता नहीं पाई। तो ये जो खतरा है पूरी ह्यूमैनिटी को, इस लड़ाई के हल न होने से हमारे आपके सबके सर पे आ गया। अब इसके बाद सबसे प्रमुख चीज पर आते हैं, जो हमने शुरू में कहा था, और वो जरूरी है कि 3200 जहाज, 3200 पानी के जहाज, जिनमें तेल, गैस, केमिकल, फर्टिलाइजर इत्यादि लदा हुआ है, ये होर्मुज स्ट्रेट के इस विवाद की वजह से फंसे रह गए। इन जहाजों में करीब 50,000 कर्मचारी, एक जहाज में सैकड़ों हजारों कर्मचारी होते हैं उसकी देखभाल और उसके संचालन के लिए और वो सब करने। इन सबको पीने के पानी, खाने का, इनका सबका एक लिमिटेड स्टॉक होता है और वो स्टॉक जो है डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि आ तो कहीं से पा नहीं रहा है, खर्च हो रहा है, पीने के पानी की समस्या हो गई है। और ये जब आसपास के देशों में डॉक करने की बात कर रहे हैं तो कोई सुरक्षा की गारंटी ले नहीं रहा है, कह रहा है अगर आप मूव करेंगे और कोई मिसाइल आपके ऊपर लग गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यहाँ अभी पीने के पानी का संकट होने वाला। इसमें 22 जहाज वो भी है जो भारत के लिए तेल और गैस लेके आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी इस युद्ध की वजह से पैदा हो गई है, जो इस क्षेत्र में है, और इसका अगर तत्काल हल नहीं किया तो हमें नहीं मालूम कि ये किस तरह से रिपरकशन करेगी। क्या ये जहाज वहां तेल वगैरह समुद्र में फेंक के भागेंगे, या ये रिस्क करेंगे अपनी जान का, या आग लगने का, या इसके जो नाविक वगैरह जहाज को अबेंडन छोड़ देंगे और वो जो लाइफ बोट वगैरह होती है उससे भागेंगे। हमें नहीं पता कि ये ट्रेजेडी किस तरह से अनफोल्ड होगी, लेकिन ये एक भीषण ट्रेजेडी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सूचना हम आम करना चाहते हैं
कि एक भीषण ट्रेजेडी जनरेट हो रही है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो मानवीय पक्ष है उसको ठीक से एड्रेस न करने की वजह से न सिर्फ सप्लाईज की समस्या दुनिया के सामने आ गई है, बल्कि इस तरह से एक मानवीय समस्या भी आ खड़ी हुई है जो युद्ध से इतर है, जिनका सीधे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके शिकार हो। तो आज के कार्यक्रम में हम इन एक्सक्लूसिव चीजों को आपके लिए लाए हैं जो औसतन खबरों में आपको नहीं दिखती है। इस तरह से कोशिश करेंगे कि इस युद्ध के दौरान कई ऐसी चीजें हम आप लोगों के सामने ढूंढ ढूंढ के लाएं जिनको जानने की जरूरत है और जिनसे हम चाहें या न चाहें लेकिन हमारे जीवन में फर्क आने वाले दिनों में आने। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।